लाइव कीजिए हो आए। यहाँ पर तो क्लास इंडेड लिखा रहा है। चलिए आ जाइए, देखते हैं। एक दो टॉपिक बाकी है, उसके बाद गांधी युग की शुरुआत करेंगे। और आधुनिक भारतीय इतिहास में दो तीन प्रश्न लगभग गांधी युग से आ ही जाते हैं हर परीक्षा में। आपके परीक्षा में भी गांधी युग से दो तीन प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। तो जो एक दो टॉपिक बाकी है उसमें एक मुस्लिम लीग के विषय में थोड़ा बहुत जानना है यहां पर, फिर आगे चल करके भी मुस्लिम लीग के विषय में आपको जानना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग के विषय में जानना है और फिर उसके बाद जो है आपको होम रूल लीग आंदोलन के विषय में जानना है। मुश्किल से 25-30 पॉइंट परीक्षा के लिहाज से इन दोनों टॉपिकों में है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक एक करके इन दोनों टॉपिकों को हम लोग डील करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। जिससे पूछेंगे जवाब वही देंगे। बताइए, बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बैठ जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। अरे अरे आप ही को बोल रहे, आप ही को बोल रहे। हाँ, बंगाल विभाजन को रद्द किस वायसराय के समय किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए, रिवीजन किया कीजिए, समझ गए। देखिए, आज जो है आपको भारत के बहुत महान शख्सियत डॉक्टर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है ना, 12 जनवरी है। हाँ, वो एक बात बोले हैं, आप जो भी हैं उसके होने पर आप गर्व कीजिए। मतलब देखिए, उस समय क्या था, स्वामी विवेकानंद का जो जीवन काल है आप सब लोग जानते हैं, 1863 से 1902 बताए हैं हम आपको। उस समय भारत गुलाम था, और उस समय भारत जो गुलाम था, भारत के लोग अपने आप को भारतीय होने पर गर्व नहीं करता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद भारत के लोगों को कहे कि आप गर्व से कहिए कि आप भारतीय हैं, क्योंकि भारत ही प्रथम ऐसा देश है जिसने वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है की बात किया। और भारत ही ऐसा देश है जो सर्वधर्म संभव की बात करता है, मतलब सभी धर्मों को लेकर चलता है। और भारत ही ऐसा देश है, विश्व के किसी भी देश में सताए लोग भारत में आकर के बस जाते हैं, भारत उसको एक्सेप्ट भी करता है। तो इतना कुछ भारत में है, लेकिन फिर भी भारत के लोग भारतीय होने पर गर्व नहीं करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा कि आप भारतीय हैं और भारतीय होने पर आपको गर्व होना चाहिए। और भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया। ये सब जो दो तीन बात हमने आपको बताई, ये सब तर्क उन्होंने दिया। तो आप
एक छात्र हैं, छात्र होने पर आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन एक छात्र होने पर आपको गर्व कब होगा पता है? एक छात्र होने पर आपको गर्व तब होगा जब आप सच में पढ़ेंगे, वास्तविक तौर पर आप पढ़ाई करेंगे, तब आपको छात्र होने पर गर्व होगा। नहीं तो फिर अगर आप सच में नहीं पढ़ते हैं, वास्तविक तौर पर नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपको छात्र होने पर गर्व भी महसूस नहीं होगा। तो आप अपने आप पे गर्व कीजिए ताकि साइड से आप पढ़ भी सके। जब आप अपने आप पर गर्व करेंगे तो आपके दिमाग में यह भी बात आएगा कि हम किस बात का गर्व करें, हम तो पढ़ते ही नहीं है, तो हम किस बात का गर्व करें। तो फिर आपके मन में आएगा नहीं, हमें पढ़ना चाहिए। और पिछले दिन आपने देखा प्रश्न पूछे थे, जो भी 10-20 को उठाए उसमें 1-2 जवाब दिया। तो ये तो सही निशानी नहीं है, ये बहुत गलत निशानी है। और ये चीज दिखाता है कि आप पढ़ते लिखते नहीं है। हमारे पढ़ा देने से या बिट्टू झा के पढ़ा देने से या मैथ रीजनिंग वाले सर के पढ़ा देने से कुछ नहीं होने जा रहा है आपका, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत आप भी अपने से मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस सेट जो 15 सेट दिए हैं उसको जरूर बनाइए, उसके डिस्कशन को जरूर पढ़िए। तो पढ़िए, फाइनली यही कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं बंगाल विभाजन। देखिए 1905 से 1919 का कालखंड, उग्रवादी युग। तो इस समय जो तमाम घटनाएं घटित हुई है, इस समय की घटनाओं के विषय में भी जान लेते हैं। इस समय में ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के विषय में यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं। और इसी बीच में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन भी हुए हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन के विषय में भी हम लोग जो है यहां पर जान लेते हैं। ये 2 टॉपिक हमें जानना है और इस 2 टॉपिक के बाद गांधी युग की शुरुआत हो जाएगी। समझ गए? तो आइए हेडिंग मारिए आप, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग, पंखा जला दीजिएगा, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए। हाँ, मुस्लिम लीग समझिएगा। देखिए अंग्रेज जो है फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेजों ने अपनाया था। अंग्रेज भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने का प्रयास शुरू से ही कर रहा था, लेकिन उसमें अंग्रेज हद तक सफल नहीं हो रहा था। और एक बात आप जानिए, स्वामी विवेकानंद हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हुआ करते थे। तो अंग्रेज को भारत में शासन करना था, तो भारत के हिंदू को मुसलमानों से लड़ाना था, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना था। तो अंग्रेज भारतीय मुसलमानों को बार बार कहता था कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, भारतीय मुसलमानों को होना चाहिए कि भारत के मुसलमान भारतीय मुस्लिमों के लिए एक अलग संगठन बनाए। तो अंग्रेज भारतीय मुसलमानों को प्रोत्साहित कर रहा था कि भारतीय मुसलमान अपना एक अलग संगठन बनाए, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसी बात नहीं थी कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन था। नहीं, कांग्रेस हिंदुओं का संगठन नहीं था। कांग्रेस सभी जनों का संगठन था, सभी वर्गों का संगठन था।
परंतु अंग्रेज यह चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग संगठन बने, और अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय के पद पर 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय के पद पर 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा है। 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय के पद पर रहे हैं, और भारतीय वायसराय मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही, उन्हीं की प्रेरणा से, मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से 30 दिसंबर 1906 को ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का रहा है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को मुस्लिम लीग स्थापित करने में मदद आगा खां ने किया था, वकारुल मुल्क ने किया था, जिस वजह से मुस्लिम लीग के संस्थापकों के विषय में अगर आप जानें तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, वकारुल मुल्क, इन तीनों का नाम आता है मुस्लिम लीग की स्थापना करने में। इन तीनों का नाम आता है मुस्लिम लीग की स्थापना करने में। तीनों ने मिलकर मुस्लिम लीग को स्थापित किया, और मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य कभी भी भारत को स्वतंत्रता दिलाना नहीं था, बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों को सहायता प्रदान करना। अब बदले में अंग्रेजों से सहायता लेकर भारतीय मुसलमानों को आगे बढ़ाना। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों को सहायता प्रदान करना, बदले में अंग्रेजों से सहायता लेकर भारतीय मुसलमानों को आगे बढ़ाना। इस उद्देश्य के साथ ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद कांग्रेस के तर्ज पर मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाने लगा। इसी क्रम में मुस्लिम लीग का प्रथम महत्वपूर्ण अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में बुलाया गया। मुस्लिम लीग का प्रथम महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में बुलाया गया। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का जो प्रथम महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में बुलाया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां के द्वारा किया गया। आगा खां के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। आगा खां के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। आगा खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह मांग किया कि भारत में मुसलमानों की संख्या काफी कम है, अगर चुनाव होंगे तो चुनाव में भारतीय मुसलमान चुनकर नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए मतलब मुसलमानों के लिए अलग चुनाव हो, और उस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान हो और मतदाता भी मुसलमान हो, यानी मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव ही हो। हिंदुओं के लिए अलग चुनाव हो, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव हो, और मुसलमानों के लिए जो चुनाव हो उस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान और मतदाता भी मुसलमान, अर्थात सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे कैंडिडेट के तौर पर हो या चाहे मतदाता के तौर पर हो। यही तो पृथक निर्वाचन कहलाया। तो मुस्लिम लीग ने अपने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की मांग किया,
पृथक निर्वाचन की मांग किया, और जब मुस्लिम लीग यह मांग किया तो मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार बहुत जल्दी दे दिया गया। 1908 ईस्वी के ठीक अगले वर्ष 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो एक्ट के तहत 1909 के भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो एक्ट के तहत भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। यानी भारतीय मुसलमानों को यह अधिकार दिया गया कि भारतीय मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होंगे, जिस चुनाव में उम्मीदवार और मतदाता दोनों मुसलमान ही होंगे। जब भारतीय मुसलमानों को यह अधिकार दिया गया तो कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस कहा ना, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और जब कांग्रेस भारतीय मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार नहीं किया तो अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमान को कहा, देखिए हम बोल न रहे थे कि कांग्रेस आपका समर्थक नहीं है, हम देखिए हम आपको अधिकार दिए हैं, कांग्रेस देखिए विरोध कर रहा है। भारतीय मुसलमानों को एकदम अब तो एकदम दिमाग में बैठ गया था कि कांग्रेस सही में मुसलमानों का भलाई नहीं चाहता है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ रहा था कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे चल करके इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। कांग्रेस को यह आभास था, इसी वजह से कांग्रेस स्वीकार नहीं किया। और जब कांग्रेस भारतीय मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार नहीं किया तो मुस्लिम लीग ने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा कि हम कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देने वाले नहीं हैं। बल्कि अब तो मुस्लिम लीग के सदस्य खुले तौर पर अंग्रेजों का समर्थन करने लगे। एक तरफ कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अंग्रेजों को समर्थन दे रहा था। उसी क्रम में एक मुस्लिम नेता हुए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का जब भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना भारत के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए थे कांग्रेस के सदस्य के तौर पर। कांग्रेस के सदस्य के तौर पर सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के ही सदस्य हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी हुआ करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि कांग्रेस तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग जो है अंग्रेजों को समर्थन दे रहा है, यह सही नहीं है। यह चीज मोहम्मद अली जिन्ना को पच नहीं रहा था। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से भी बात किया, मुस्लिम लीग से भी बात किया और दोनों से बात करके मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वर्ष 1916 में लखनऊ में समझौता करवाया गया, जिस समझौता को इतिहास में लखनऊ समझौता कहा जाता है। और जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ समझौता में यह प्रावधान किया गया कि कांग्रेस मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान किया और बदले में मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है, जब आप इस बात को मान रहे हैं तो हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आपका साथ देंगे। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ है, उस लखनऊ समझौता के तहत ही कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार लिया और बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। और वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच घनिष्ठ मित्रता रही।
जिस वजह से उस कालखंड को मतेक्य काल कहा जाता, मतेक्य काल अर्थात मित्रता का काल कहा जाता है। और जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वह मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना के इसी काम को देखते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारी। और इस लखनऊ समझौता का विरोध भी हुआ था कांग्रेस के भीतर ही। कांग्रेस के भीतर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने लखनऊ समझौता का विरोध किया, लेकिन फिर भी लखनऊ समझौता को कांग्रेस स्वीकृति प्रदान किया। और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक होकर के भारत को आजाद कराने के लिए कुछ समय तक लड़ाई लड़े और फिर से दोनों का रास्ता जो है आपको अलग अलग हो गया था। तो यही 2-4-5 पॉइंट है इसमें, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो लिखिए, मुस्लिम लीग लिखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 3/0/30 मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया। ढाका में किया गया। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, कोमा आगा खां। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह लिखना पड़ेगा, ठीक है लिख देते हैं। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, कोमा सलीमुल्लाह खां, कोमा आगा खां, आगा खां और वकार उल मुल्क को माना जाता है। वकारुल मुल्क को माना जाता है। वकारुल मुल्क को माना जाता है। फुल स्टॉप। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है।
इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। जनक भी माना जाता है। फुल स्टॉप। चलिए नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग का प्रथम महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग का प्रथम महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आगा खान ने इसकी अध्यक्षता आगा खान ने किया था। इसकी अध्यक्षता आगा खान ने किया था। फुल स्टॉप। इस अधिवेशन के दौरान ही 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 आगा खान ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि आगा खान ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि आगा खान ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिटिश सरकार ने नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं दिया मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं किया। जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं किया। जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट।
मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, प्रयास से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, 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 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वर्ष 1916 ईस्वी में, वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ में समझौता हुआ, जिसे इतिहास में लखनऊ समझौता, जिसे इतिहास में लखनऊ समझौता कहा जाता है। जिसे इतिहास में लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस लखनऊ समझौता के तहत 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 कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति प्रदान की। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने का आश्वासन दिया। फुल स्टॉप। अच्छा, जब कांग्रेस बता रहे थे 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो वहां पर जो है लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया है, ये बात लिखाए हैं। चलिए ठीक है, ये सब। और 1916 से 1922 का काल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतेक्य का काल कहा जाता है, ये सब बात लिखाए हैं ना। चलिए ठीक है, तब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे से एक पॉइंट, जैसे सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जानते हैं ना आप लोग। हाँ, इसके बाद दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब लंदन गए और दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में किया था। हाँ या ना?
एकदम से किया था। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में दादा भाई नेरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, हाँ 1889 में, उसी प्रकार से मुस्लिम लीग ने भी अपना एक शाखा लंदन में स्थापित किया। मुस्लिम लीग ने भी अपना एक शाखा लंदन में स्थापित किया और मुस्लिम लीग ने अपना शाखा लंदन में वर्ष 1908 में स्थापित किया। और 1908 में मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में किसने स्थापित किया? तो लंदन में स्थापित किया सैयद अमीर अली ने, सैयद अमीर अली ने। तो नीचे से लिखिएगा आप, इसको नोट में लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने अपनी एक शाखा 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 लंदन में वर्ष 1908 ईस्वी में सैयद अमीर अली के नेतृत्व में सैयद अमीर अली के नेतृत्व में स्थापित किया। सैयद अमीर अली के नेतृत्व में स्थापित किया। फिर से बोले, हो गया ना? चलिए ठीक है। गुरुजी लोग इसको पढ़िए तो इसको याद करवा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी इसको पढ़िए तो इतना सा। सैयद अमीर अली, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? बताइए तो, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई है? हो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? अच्छा, मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य किसको किसको माना जाता? सलीमुल्लाह खां, आगा खां और बकारुल मुल्क। सलीमुल्लाह खां, आगा खां और बकारुल मुल्क मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता? मुस्लिम लीग का प्रथम महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन 1908 में कहां हुआ? 1908 में कहां हुआ? मुस्लिम लीग के 1908 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? मुस्लिम लीग के किस वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग की? 1908 का अमृतसर अधिवेशन। और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया? किस अधिनियम के तहत? 1909। इसके बाद आगे बताइएगा,
कि मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को कांग्रेस ने स्वीकार किस समझौता के तहत किया? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कांग्रेस ने किस समझौता के तहत किया? लखनऊ समझौता। मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में कब खोला गया? 1908। 1908 मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में कब खोला गया? 1908। किसकी अध्यक्षता में खोला गया? सैयद अमीर अली। सैयद अमीर। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। कॉस्ट में 1916। हेडिंग मार लीजिए, होम रूल लीग आंदोलन, कॉस्ट में 1916। चलिए अब आगे आइएगा, देखिए होम रूल लीग आंदोलन, इसका हिंदी होता है गृह स्वशासन आंदोलन। गृह स्वशासन आंदोलन। गृह स्वशासन आंदोलन। अब गृह स्वशासन आंदोलन का मतलब क्या होता है? तो गृह स्वशासन आंदोलन का मतलब होता है वैसा आंदोलन जिसके जरिए जिसका घर हो शासन उसी का स्थापित हो। अगर भारत है तो भारत में भारतीयों का शासन हो, ना कि ब्रिटिश का शासन हो। अगर अमेरिका है, अमेरिका में अमेरिकी वासियों का शासन हो, ना कि ब्रिटिश का शासन हो। तो वर्ष 1916 में यह आंदोलन चला है। वर्ष 1916 की अगर आप बात करेंगे तो 1916 ईस्वी में भारत ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। भारत में ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था। भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो भारत से अंग्रेजों के शासन को समाप्त किया जाए, भारत से अंग्रेजों के शासन को समाप्त किया जाए और भारत में भारतीयों के शासन को स्थापित किया जाए, इसी को लेकर होम रूल लीग आंदोलन अर्थात गृह स्वशासन आंदोलन वर्ष 1916 में चलाए गए। और यह आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था भारतवर्ष में। यह आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। अगर आप श्रीमती एनी बेसेंट की बात करेंगे तो श्रीमती एनी बेसेंट गृह स्वशासन आंदोलन मद्रास के क्षेत्र में चलाने का काम की। मद्रास, श्रीमती एनी बेसेंट जो है मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम की। तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक शहर है चेन्नई, चेन्नई को ही पहले कहा जाता था मद्रास, या मद्रास को ही अब कहा जाता है चेन्नई। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में गृह स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाई। वही महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। शुरू में तो दोनों अलग अलग होम रूल लीग आंदोलन चलाए। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1916 ईस्वी में किया। अप्रैल 1916 ईस्वी में किया। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष जोसेफ वेप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर को बनाया। और अप्रैल 1916 ईस्वी में जोसेफ वेप्टिस्टा को अध्यक्ष और एनसी केलकर को सचिव बनाकर के बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास के क्षेत्र से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। और श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता स्वयं संभाली। वहीं सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया, सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। इस प्रकार
दोनों अलग अलग समय अलग अलग क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किए। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन मर्ज हो गया, एक हो गया। वर्ष 1917 में तिलक का होम रूल लीग आंदोलन और एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन दोनों मर्ज हो गया, दोनों एक हो गया। और अब जो है दोनों एक होकर के पूरे देश के भीतर होम रूल लीग आंदोलन को चलाने का काम दोनों ने मिलकर किया, और होम रूल लीग आंदोलन काफी अधिक लोकप्रिय हुआ। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था 1917 ईस्वी में। और जब श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया तो श्रीमती एनी बेसेंट से एक बहुत प्रभावित नेता थे, उसका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर। बहुत अधिक प्रभावित थे एनी बेसेंट से। जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो सुब्रमण्यम अय्यर को अंग्रेजी सरकार ने सर और नाइटहुड की उपाधि दी थी। जब सुब्रमण्यम अय्यर को पता चला कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है तो सुब्रमण्यम अय्यर ने अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए सर और नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। लेकिन उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्हें जल्द ही जेल से रिहा करना पड़ा। और वर्ष 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट काफी ज्यादा चर्चित रही थी। उनकी चर्चा को देखते हुए ही कांग्रेस ने 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष उन्हें चुना गया और वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और अगस्त 1917 ईस्वी में ही अगस्त 1917 में अंग्रेजों के द्वारा एक घोषणा किया गया था, अगस्त घोषणा। अंग्रेजों के द्वारा एक घोषणा किया गया था, अगस्त घोषणा उस समय के भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 ईस्वी में घोषणा किया, जिसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। और जो अगस्त घोषणा है, अगस्त घोषणा की अगर आप बात करेंगे तो अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। जब यह बात अगस्त घोषणा में किया गया तो श्रीमती एनी बेसेंट अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली। और श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन से अपने आप को अलग कर ली। और फिर वर्ष 1918 में बाल गंगाधर तिलक चले गए लंदन। क्यों लंदन चले गए? तो बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक। इसी वजह से तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पर केस किया और उस केस की पैरवी के लिए ही बाल गंगाधर तिलक वर्ष 1918 में चले गए लंदन। तो एनी बेसेंट अगस्त घोषणा के कारण अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली और तिलक केस की पैरवी में चले गए लंदन। तो होम रूल लीग आंदोलन के जो दो प्रमुख नेता थे उन्होंने अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से तटस्थ कर लिया, मतलब अलग कर लिया। तत्पश्चात होम रूल लीग आंदोलन बिना किसी परिणाम का समाप्त हो गया। लेकिन वर्ष 1920 में महात्मा गांधी होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता संभाले और ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर महात्मा गांधी ने स्वराज सभा रख दिया। फिर उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं रह गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में होम रूल लीग आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया। तो स्वशासन दिलाना इस आंदोलन का लक्ष्य था, लेकिन यह आंदोलन स्वशासन दिलाने में सफल नहीं हो पाया। और इस आंदोलन को एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से लोकप्रिय बनाने का काम की। तिलक ने केसरी और मराठा नामक पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम किया। काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ था एक समय में यह आंदोलन, लेकिन यह आंदोलन अपने परिणाम तक नहीं पहुंच सका। लिखिए, भारत में होम रूल लीग आंदोलन भारत में होम रूल लीग आंदोलन भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का श्रेय .
भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। फुल स्टॉप। नीचे से अगला पॉइंट वाइज लिखिएगा, याद रखना है हर पॉइंट, इसी वजह से पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में अप्रैल 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। उन्होंने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर को बनाया 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 और सचिव एनसी केलकर को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास के क्षेत्र में सितंबर 1916 ईस्वी में 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 होम रूल लीग आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। उन्होंने अपना सचिव जॉर्ज अरुंडेल
उन्होंने अपना सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। उन्होंने अपना सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। उन्होंने अपना सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अगस्त 1917 में हुए अगस्त 1917 में हुए अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा जिसमें यह कहा गया कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा को लेकर श्रीमती एनी बेसेंट अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली। अगस्त घोषणा उसी में, अगस्त घोषणा उस समय के तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, वो कांग्रेस का अधिवेशन जब बता रहे होंगे तो जो है प्रथम महिला अध्यक्ष ये सब लिखा दिए होंगे, ये सब लिखाए होंगे। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पर जो केस किया, बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पर जो केस किया उसकी पैरवी करने हेतु ही उसकी पैरवी करने हेतु ही 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में लंदन चले गए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट,
1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग, उन्नीस सौ बीस ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना, उन्नीस सौ बीस ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना, ने की अध्यक्षता, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की अध्यक्षता, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने संभाला, महात्मा गांधी ने संभाला और उसका नाम बदलकर स्वराज सभा रखा। नीचे से नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम 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 होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड में चला था। चलिए, तो एनी बेसेंट का पत्रिका सबसे वहां पर भी अवगत करवाए होंगे, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तिलक का तो लिखाए हैं, केसरी और मराठा। नीचे से एक पॉइंट और लिखिएगा स्टार मार के, सुब्रमण्यम अय्यर त्याग सर नाइट लिखा है ना। चलिए ठीक है, नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम की है। चलिए, हो गया, क्लियर है। अब हम लोग आएंगे गांधीवादी युग में अब हम लोग आएंगे, ठीक है। तो
जो है गांधी युग, गांधी युग, गांधी युग। रविवार को क्लास लगाए आप लोग का? आए बिट्टू सर तो लेते हैं, पिछले बार लिए थे, इस बार लेंगे या नहीं लेंगे वो कल अपने क्लास में बता देंगे, कल बता देंगे अपना। ठीक है, तो हम रविवार को आप लोग का क्लास दोपहर में 12 बजे रखना चाहते हैं, क्या विचार है? आए ठीक है, तो हाय हाय 8 से 10 में तो ठीक है, तो है 8 से 10 कर लीजिएगा, फिर 10 से 12 मैथों का क्लास हम लगवा देंगे, फिर 12 से 2 हमसे पढ़ लीजिएगा। क्या अपने अपने पटरी में सत्तू बांध के लाइएगा? नहीं, अच्छा सुनिए, सुनिए ना, तो हम रखना चाहते हैं अपना क्लास रविवार को 12 बजे से, या फिर ऐसा कीजिए कि 8 से 10 खाना खाने के बाद 2 बजे से, 2 बजे से नहीं है क्या? नहीं 10 बजे से हम नहीं लेंगे, रविवार को हम 10-11 बजे सोइए करके उठते हैं ना। बिट्टू सर काहे नहीं लेंगे, ऐसे थोड़े होगा। सुप्रीम है वो, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, संस्थान का, समझे? हाँ, वो बोल दिए क्लास हम लेंगे, उनके क्लास को हम उन्हें काट सकते हैं। अब बोल दिए नहीं लेंगे तो उनसे क्लास हम प्रेशर करके करवा भी नहीं सकते हैं, दोनों बात। तो जो है कल सर बता देंगे, ठीक है, कल बिट्टू सर ही बता देंगे, लेकिन हम क्लास रखना चाह रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, कल सर बता देंगे, अगर सर नहीं बता पाए तो कल रात में हम टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, उस अनुसार आप अपना देख लीजिएगा, और अगर हम बुलाएंगे तो आप आ जाइएगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो है चलिए, जितना समझाएं लिखा है उसको पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पहले आप। हो गया, पढ़ लिए। चलिए बताइए तो गुरुजी लोग, आइए आइए इधर आइए। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम किस देश में होम रूल लीग आंदोलन चला? वैश्विक स्तर पर किस देश में सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन? आयरलैंड, ठीक है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? एनी बेसेंट। और भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? मद्रास में किसने चलाई? मद्रास में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में,
तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया? तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया और सचिव किसे बनाया? किसे बनाया? एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का सचिव किसे बनाया? एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का सचिव किसे? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? अगस्त घोषणा 1917 की वजह से किसने अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर दिया? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अच्छा, वेलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी में कब लंदन गए? बाल गंगाधर तिलक वेलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी में कब लंदन गए? ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कब किया गया? 1920। ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कब किया गया? कब किया गया? 1920। किसने किया? किसने किया? महात्मा गांधी ने। अब हम लोग शुरू करेंगे गांधी युग। तो नीचे से हेडिंग मारिए गांधी युग। गांधी युग, गांधी युग को पढ़ना है ना? हाँ, गांधी युग अगले क्लास में पढ़िएगा कि शुरू कर दे? हैं? अगले क्लास में शुरू कर देते हैं, छोड़िए अगले क्लास में। चलिए बैठे रहिए, कहीं जाना नहीं है, अभी होमवर्क सब है ना। चलिए, तो आशा करते हैं आप सब लोग मॉडल सेट नंबर 2 बना करके जमा कर दिए होंगे। जमा कर न दिए हैं? और ऑनलाइन वालों लोगों से भी आशा है कि आप लोग मॉडल सेट नंबर 2 इसका बना लिए होंगे और इसके डिस्कशन को आप पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए। बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? बकरी चराने जाते हैं, पटना क्या करने आए? पढ़ने ना आए हैं। सेट 2, इसमें सेट 2 समझ गए? चलिए पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। ए लड़की, ए खड़ा होइए, खड़ा होइए जी आप। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हैं? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हैं? रुद्रदामन। बैठ जाइए। ए लड़का, ए खड़ा होइए। जबलपुर कौन नदी के तट पर है? हैं? नर्मदा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से कौन नहर जोड़ता है? शांत रहिए ना, कुछ नहीं बोल रहा है, फदर रहा है। इसको कुछ नहीं याद है? हाँ तो बोलिए ना। जब यहां पे लोग बोल दिया तब आप नहीं सुन पाए तो ऑप्शन पे आप क्या दे पाइएगा जवाब? पनामा नहर। बैठ जाइए, एकदम नालायक निकम्मा है। खड़ा होइए, इधर खड़ा होइए। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? शांत रहिए। 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? हम भी पढ़ाए हैं, इस टेस्ट में भी है।
तो अब तो देख करके बोल लिएगा ना, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? आइए। आइए आइए आइए। जो पढ़ा दिए हैं वहां से आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको थोड़े हम आरती उतारे। चलिए दरे, हीरो, उधर 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 जो टोपी बांध ले हैं, तौलिया 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 तौलिया। हाँ हाँ, आइए आइए आइए, आप इधर आइए, आइए आइए, नहीं इधर आइए, यहाँ आइए ना, वहां से तो आप गलत फलत जवाब दीजिएगा। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन न, सब चीज में ऑप्शन चाहिए, इस सबको छोटो छोटो क्वेश्चन में ऑप्शन चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य कौन कौन थे? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कौन देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया मिस्र, संविधान संशोधन की प्रक्रिया मिस्र से लिया गया। खाली मां बाप का पैसा बर्बाद करते, एकदम पढ़ते लिखते ना जाइए। चलिए उधर से आइए, चश्मा वाला आइए, पीछे चश्मा, हाँ आइए आइए। बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? इसके अलावा पूछे, सब बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है, इसके अलावा ही हम पूछते हैं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अच्छा, और बताइए, हाइडे स्पीच का युद्ध कौन नदी के तट पर लड़ा गया? हाइडे स्पीच का युद्ध कौन नदी के तट पर लड़ा गया? जाइए बैठिए। हे, खड़ा होइए। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? बिहार का आकार कैसा है? आयताकार। ये क्वेश्चन तो ठीक है, जवाब दिए। आगे बताइए, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? हैं? फरवरी, अप्रैल। बैठ जाइए। है उधर टोपी जो मचोला पे बैठे हुए, आइए आइए। अरे अरे, आप ही को बोल रहे हैं, आइए आइए ना जी जल्दी। अरे आपको नहीं बोल रहे, उधर बोल रहे हैं, वो सबसे पीछे। अरे आइए ना जल्दी महाराज। हाँ बताइए, कारकोट राजवंश का संबंध किस राज्य से है? हैं? कारकोट राजवंश का संबंध कौन राज्य से है? हाँ हाँ, बनाए हैं, ये तो क्वेश्चन ही में दिए हुए हैं महाराज, बनाए हैं। कितना पढ़ा दिया आपको पता भी है? इसको कुछ नहीं पता है, बनाया है लेकिन ABCD करके आया है। ये भगवान, क्या होगा इस सब का? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? सीधे सीधे हम पूछ रहे हैं, बताइए। डिस्कशन से तो हम पूछियो नहीं रहे हैं आपसे महाराज।
नहीं पढ़ते उड़ते हैं, मन लगता है। आए सब भूल गए, काहे? वहां से यहां पे दौड़ के आने की खुशी में है महाराज। पढ़ा लिखा कीजिए, जाइए भागिए। चलिए, है लड़की, खड़ा होइए, तो खड़ा होइए। हाँ खड़ा होइए, पीछे पीछे पीछे। हाँ बताइए, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? है क्या बोल रहे हैं? महात्मा गांधी। बैठ जाइए। हे लड़की, है खड़ा होइए, उधर दीवार के पास खड़ा होइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। बैठ जाइए। हे लड़का, है खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ सादत खां को किस मुगल बादशाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आपका स्वागत करेंगे हम। अगला क्वेश्चन एक और बताइए, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1914 में। मोहम्मद गौरी था भी नहीं, मतलब कुछ भी पढ़ के आए। अच्छा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कब सिंध का विजय किया? वो का है? नहीं पढ़ाया हुआ है। आई क्या है? हैं? इतना तो मालूम बा, का मालूम बा? इसमें डेट नहीं लिखा? लिखा हुआ है इसमें, पूरा सब चीज लिखा हुआ है इसमें। ये आप बनाते हैं, बना के आए हैं, डिस्कशन पढ़े हैं? तो डिस्कशन पढ़े हैं तो ये क्या है? देखिए तो, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया। क्या मालूम है आपको? आपको तो कुछ नहीं मालूम है महाराज, आप पढ़वे नहीं किए हैं। पढ़ने वाला चेहरा लगता न है, चमड़ी तो न है पढ़ने वाला। लीजिए, अब लगेगा तब ना पढ़ना शुरू कीजिए, तब ना। जाइए, मुर्गा उर्गा खूब खाता है, हाथ पियर है। चलिए, अब इसमें जो है सेट नंबर 3 बना लीजिएगा आप, समझे? हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।